हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स की 3rd चैप्टर का 12th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.12। पिछले लेक्चर में 3.11 11th लेक्चर में आपने पढ़ा कि जब दो सेल्स जिनके डिफरेंट ईएमएफ हैं और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब उनको हम पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, यानी उस टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, और उससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उसमें करंट कितना फ्लो करेगा। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब आपको आगे इसके क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको एक कंडीशन दे रखी है। आपको एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये है कि आपको बोला गया है कि n सेल्स हैं, n सेल्स मतलब एक से ज्यादा, और उनको आपने किस में लगा रखा है, उनको आपने सीरीज में लगा रखा है। यानी क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि n सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं, हर सेल की ईएमएफ सेम है, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और उससे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया R। मैं भी डायग्राम बना के बताऊंगा। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप वो कंडीशन बताओ, किस कंडीशन में आप उस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हो, आपको किस केस में आपको उससे मैक्सिमम करंट मिलेगा, इसको देखना है आपको। तो अब क्या करना है, यहां पर कंडीशन ये समझें कि ऐसे एक सेल दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कुछ, दूसरा सेल बना लिया हमने, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से हमने ये कुछ तीसरा सेल बना लिया, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और डैश 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 करके हमने n सेल्स, यानी कि कितने भी हो सकते हैं। n का मतलब ही होता है कितने, एक से ज्यादा कितने। हमने तो यहाँ लग रहा होगा आपको 1 2 3 4 बना दिया, लेकिन एक्चुअली में डैश डैश जो है ना, ये डैश का मतलब ये है कि कितने भी हो सकते हैं। n सेल्स हमने बोल दिया, इसका मतलब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई। हर सेल का ईएमएफ सेम है, और हर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। अब वो ये कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन, देखो ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये किस में लगे हुए, सीरीज में। सेल में कैसे पहचानोगे आप सीरीज में लगे, बड़ा आसान तरीका होता है, एक के प्लस को दूसरे के माइनस से, एक के प्लस को दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर दो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये जो सेल है, इसका प्लस इस वाले के माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड। दूसरी चीज, ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल की ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे भी बना रखा होता है, कहीं कहीं पर बुक्स में इसको ऐसे बना देते हैं अंदर, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इधर बना दिया या इसे नेगेटिव टर्मिनल के साइड बना दिया या इसे पॉजिटिव। देखो हर पॉसिबिलिटी आपको समझना है भाई, ठीक है। ऐसे तो बना ही रखा है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप ये ना समझे कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साइड ही बनाएंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साइड, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साइड, इसको बीच में, तीनों जगह बना हुआ हो सकता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको चीजें समझनी, बस समझ में आएगा तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। टेंशन तो वैसे लेना भी नहीं है, ठीक। अब कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन से आपको मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा, और इससे उन्होंने क्या करा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, ये भी दे रखा है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल क्यों कहला रही है भाई, एक बात है, इस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये सेल की अंदर की रेजिस्टेंस है, यानी कि सेल के इलेक्ट्रोड्स जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, और सेल का इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी बताया था, टॉपिक बताया था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, आपने देखा होगा, जिंक के बने होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं, और भी दूसरे मटेरियल के बने होते हैं। अलग ड्राई सेल में अलग टाइप के होते हैं, और जो एसिड सेल होते हैं उसमें थोड़ा अलग टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोड। तो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं बहुत सारी चीज़। तो वो हमें इतना डीप में नहीं आना, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि किस मटेरियल के बने। हमें ना जो दो इलेक्ट्रोड जिस भी मटेरियल के बने होंगे वो दो इलेक्ट्रोड, तो वो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। जब उसको इंटरनल बोल दिया तो ये तो बाहर लगी हुई है, यानी कि ये सेल की रेजिस्टेंस थोड़ी है, तो ये कहलाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उन्होंने ये आपको सेटअप दे रखा है, यानी कि आप उन्होंने सीरीज में सेल लगा के दे रखे हैं, सेम ईएमएफ है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है। अब उन्होंने कहा बताओ क्या कंडीशन होगी ये आपको कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट देगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बात बताऊं, इसका डेरिवेशन तो दो एक स्टेप का है, ये आता भी नहीं। अधिकतर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आता है, मतलब सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे रीजनिंग वाला 1 मार्क्स का। तो वो मैं भी आपको ये थोड़ा करवा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम करंट कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे मैक्सिमम करंट मिलेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या सिचुएशन हो कि ये हमें मैक्सिमम करंट दे। ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। अब इधर देखो, उन्होंने तो अपना दे दिया। अब हमने क्या करा, हमारा जनरल फॉर्मूला करंट वाला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले समझना एक लाइन में एक से ज्यादा सेल लगे, सीरीज में सेल लगे हुए, और हर सेल का ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और एक सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई। और कितने सेल लगे हुए लाइन में, एन सेल्स। कितने लगे हुए? अब आपको लग रहा है 1 2 3 4 तो बना दी, तो 4 क्यों नहीं बोल रहे? 4 इसलिए नहीं बोले, देखो डैश डैश करा। डैश डैश का मतलब कितने भी हो सकते हैं, मतलब एन सेल का मतलब 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी। क्वेश्चन में आपको कितने भी दिए हो सकते हैं, एक से ज्यादा दे रखे होंगे, ठीक है। तो आप इस पूरी लाइन का जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा, यानी कि टोटल, बहुत आसान है, टोटल ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, एन ई। अब ये कैसे आ गया, तो आप ये चीज समझिए। सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया है वोल्टेज ऐड हो जाते। अगर एक सेल 2 वोल्ट का है और आपने सीरीज में 5 सेल लगा दिए, तो टोटल वोल्टेज कितने हो जाएंगे, एक सेल 2 वोल्ट का, सीरीज में लगा दिया 5, तो हो जाएंगे नंबर ऑफ सेल हो गए 5, और एक सेल जो है ईएमएफ जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो आपको हो जाएंगे 10 वोल्ट। तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, यानी सीरीज में सेल को लगाओगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, और पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे। तो पैरेलल में क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। अगर आप इस चीज को और क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर नंबर 3.10 जो 10th लेक्चर है, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। 2 बैटरीज है, एक वोल्ट मीटर है, तो वो आप देख लें, 3rd चैप्टर का 10th लेक्चर है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नाम है इसका। तो वो उसको देख लें, प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आएगा। 2 बैटरी रखी हुई है सीरीज में, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, पैरेलल में नहीं बढ़ रहा है, पैरेलल में करंट बढ़ रहा है, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। ये सब चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप जो यहाँ पे समझ रहे हैं वो प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, उसी में प्रैक्टिकल दिखाना। तो ये समझ में आ गया, टोटल ईएमएफ कितनी हो गई, एन ई के बराबर, ठीक है। तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, तो ये हमने लिख दिया टोटल ईएमएफ, क्यों, हमें तो वैल्यू तो दे नहीं रखी। अब हम बात कर रहे हैं इस पूरी लाइन में जितने भी सेल लगे सबकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात। तो हमने लिखा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी एनआर के बराबर। क्यों भाई, सीरीज में क्या होता है, अगर सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगी हो तो कैसे टोटल करते हैं, R1 + R2, 3 लगी है तो R1 + R2 + R3। तो इसी तरीके से जितनी भी लगी होंगी रेजिस्टेंसेस उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब सबकी तो वैल्यू सेम है। अब मान लो हर रेजिस्टेंस कितने है, ये 10 ओम की, 10 ओम की, 10 ओम की, 10 ओम की। अब मान लिया हमने कितनी, यहां इस डायग्राम के हमने मान लिया 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हमने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n कितना लिख दिया, 4,
और हर रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू की है, यानी आर कितना है 10, तो कितना हो गया 40 ओम आ गया। बात समझ में आया? तो हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट करनी नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, तो एन आर हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम करंट का फॉर्मूला देखें आई, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, करंट इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमने क्या लिखा, आई, टोटल ईएमएफ निकाल चुके हैं एन ई, तो हमने यहां लिखा एन ई। अब टोटल इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, तो देखो एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखी है, वो तो हमने लिख दिया आर, प्लस इस पूरी लाइन की रेजिस्टेंस, इस पूरी लाइन की रेजिस्टेंस कितनी है एन आर। अब ये वाली रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगी हुई है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में, आपको लग रहा होगा ये तो पैरेलल में दिख रही, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखो मैं ऐसे कर दिया, अब मैं यहां लगा दी, इसको खिसका के ऐसे स्लाइड करके मैं यहां ले आया, मान लो ये ऐसे तार है, ये ऐसे लगी, ये कैपिटल आर है। अब बताओ कैसी लग रही है, देख के भाई ये अब सीरीज में लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन क्या अब इसको हम मान लो स्लाइड हो सकती है, स्लाइड होके ले आए कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तो इसकी पोजीशन की वजह से हो सकता है आपको लग रहा हो, जब यहाँ लगी हो तो आपको लग रहा हो अरे यार ये तो पैरेलल में लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये किस में लगी हुई है, सीरीज में ही लगी हुई है। इसीलिए हमने यहां पर इसको, इस आर को इस एन आर के साथ डायरेक्टली ऐड कर दिया। ठीक है, सही। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल केसेस, ये वैसा केस नहीं है कि कचहरी में जाना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, वहां पर बहस हो रही है, वो कोई केस नहीं। आप सोचो कोर्ट कचहरी वाला केस नहीं है, कोई वैसा बवाल नहीं हो गया, इसमें कोर्ट कचहरी वाली बात कर रहे हैं, स्पेशल केस। अब इसमें केस क्या है, इसमें हमारा केस ये है कि हम पहले मानेंगे इफ, हमने माना अगर आर स्मॉलर देन एन आर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आर की वैल्यू एन आर से, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखो एक पता भी होना चाहिए, व्हाट इज आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हाट इज एन आर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां लिख भी रखा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, पता नहीं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो, बहुत कहते बहुत ज्यादा कम, 2 बार लगाना है, 2 बार, ये नहीं कि मैंने 2 बार लगाया तो 3-4 बार लगा दो, ऐसा नहीं करना है, 2 ही बार लगाना है सिर्फ। इफ आर इज स्मॉलर देन एन आर, तो क्या करते हैं फिजिक्स में, ये बेसिक है कि अगर किसी चीज को स्मॉलर कंसीडर करते हैं ना 2 बार ऐसे लगा के, तो हम उसे नेग्लेक्ट ही कर देते, ये तरीका है, उसको हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो जब हमने इसको स्मॉलर माना तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, आई बराबर हो गया एन ई, अब ये तो गया नेग्लेक्ट हो गया, और एन आर, और एन से एन, तो ये आई कितना हो गया हमारा, आई इक्वल टू हो गया ई अपॉन आर। ठीक है, एक तो ये हमारा आ गया कंडीशन, पहला केस तो ये हो गया कि अगर हमने इसको स्मॉलर माना तो ये एक्सप्रेशन आया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या करना है आपको, ये रब कर देता हूं मैं, यहां केस करता हूं, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, बहुत आसान है, इफ, अब इसका जस्ट अपोजिट मान लो कि अब इस बार इसे मान लो स्मॉलर, यानी इफ एन आर इज स्मॉलर देन आर, मतलब एक बार इसे ज्यादा मान लिया, फिर एक बार इसे भी ज्यादा मान लिया, वरना ये नाराज होगा, कहेगा अरे आर कहेगा मुझे स्मॉलर कंसीडर कर लिया, इसको ज्यादा कंसीडर कर लिया, इसमें क्या अच्छा है ये बताओ। तो इसलिए एक बार इसको खुश कर दिया कि भैया तू बहुत बड़ा है इस आर से, दूसरी बार इसे खुश कर दिया कि अब इस बार तू बड़ा है, ठीक है, दोनों के लिए। तो एक एक बार कर लिया। अब क्या होगा, अब इस बार इसे नेगलेक्ट कर देंगे, जब इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो आई इक्वल्स टू एन ही तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका नंबर है भैया, अब तुम जाओ, तुम बहुत छोटे हो, छोटू चले जाओ, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, ये अब एक ये एक्सप्रेशन आया। अब हमें ये देखना है, ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक, मतलब 2
कंडीशंस आई, एक आई का फॉर्मूला ई अपॉन आर, एक आई का एन ई अपॉन आर। अब मैं ये देख के आप ये देखो कि पहले केस में ज्यादा करंट मिलेगा क्या दूसरे केस में ज्यादा करंट मिलेगा? बात समझो। तो आप देखो दूसरे केस में ज्यादा करंट मिलेगा। अब आप बोले क्यों करंट मिलेगा? क्योंकि दूसरे केस में E अपॉन आर को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसे n से मल्टीप्लाई करना है। n टाइम्स E अपॉन आर है और इसमें सिर्फ E अपॉन आर है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इस केस में ज्यादा करंट आएगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन अब कई बार बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है, मैं आपको ये बता, क्वेश्चन क्या दिमाग में, क्वेश्चन लगता है कि भाई E अपॉन आर है, इसमें हमने E अपॉन आर करा और n से मल्टीप्लाई करा, लेकिन इसकी सॉल्व करके वैल्यू ही इससे बड़ी आ गई। तब अगर वो ये बच्चे सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या करा, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि n की वैल्यू है मान लिया हमारी 2, ठीक है, और E अपॉन आर को सॉल्व करके आ गया फॉर एग्जाम्पल 5। अब ये हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक। अब क्या होता है, दूसरा बच्चा कह रहा है भाई सर इसको सॉल्व करके 12 आ गया, तब क्या करोगे? तभी तो पहले ज्यादा आ गया, अब तुम्हारा तो कम हो गया। अब बताओ, देखो बिल्कुल आपका डाउट तो ठीक है, लेकिन आप समझना है ऐसा होगा नहीं। अब आप बोलोगे कैसे नहीं होगा? ऐसा होगा नहीं, इसकी ही वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि अगर दोनों कम होगा तो इसकी 10 आएगी उसकी 12। ये फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा हूं, मतलब कहने का इसकी ज्यादा होगी इसकी कम। कैसे? देखो आप इस कंडीशन को देखो, अगर आप कंडीशन देखो तो आपने क्या लिखा, आर की वैल्यू स्मॉलर देन एन आर है, यानी कि इस आर की वैल्यू इससे कम है, यानी कि इस स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो एन से, मतलब इस आर की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो जब हमने n से मल्टीप्लाई करा तो इस nr की वैल्यू इस r से बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि इस r की वैल्यू स्मॉल r की ज्यादा है। पहले जब ज्यादा है और उसको n से मल्टीप्लाई करा तो वो और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई। तो r की वैल्यू बड़ी ही होगी। जब r की वैल्यू बड़ी होगी तो नॉर्मल से डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू छोटी ही आएगी, ये छोटी आएगी। बात समझ में आया? अब आपको लग रहा है कि यार यहां भी तो यही दे रखा है, इस आर की वैल्यू भी ज्यादा दे रखी, इस आर की भी तो वैल्यू ज्यादा दे रखी है, तो यहां पर बिल्कुल सही बात, इस आर की वैल्यू भी ज्यादा दे रखी है तो इस आर की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब इस आर की वैल्यू ज्यादा होगी, ई अपॉन आर का रेशियो निकालोगे तो उसका एन से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। कंडीशन तो ये यहां जैसी होगी ना कि इस आर की वैल्यू भी ज्यादा है, ई अपॉन आर करके कुछ वैल्यू निकाला, इस आर की वैल्यू ज्यादा है, ई अपॉन आर करके वैल्यू निकाला, क्योंकि ये दो अलग अलग कंडीशन है ना कि इसमें ये लगाया इसमें ये लगाया। लेकिन इस केस में ये n से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जब आप देखोगे तो इस केस में आपको ज्यादा करंट मिलेगा। बात समझ में आ गई? जब इस केस में ज्यादा करंट मिलेगा तो अब क्या होगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एक नोट लिख लें, नोट मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोलूंगा, आप नोट लिखें। तो नोट करके नीचे लिखे, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट, in order to have maximum current from the series combination of cells, in order to have maximum current from the series combination of cell, the external resistance R should be greater than total internal resistance। अगर हम चाहते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट दे, इससे हम ज्यादा से ज्यादा करंट ले सकें, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है ये, इसकी वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो समझ आएगा कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू ग्रेटर देन एन आर के बराबर है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट देगा। तो वही वो पूछ लेते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, उससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी आर, तो क्या कंडीशन होगी कि वो कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट देगा, या किस तरीके से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ का मतलब ले सकते। तो आपको जो मैंने नोट अभी बोला वही रीजनिंग में आपको थ्योरेटिकल आंसर में वही लिखना है। क्या कंडीशन होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन का।
अब इसी की जगह इससे सिमिलर है, उसमें क्या होगा, पैरेलल में लगे होंगे सेल, तो पैरेलल में भी वही पूछेगा कि पैरेलल में n सेल्स लगे हैं, उनसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो आप बताओ क्या कंडीशन होगी कि उस कॉम्बिनेशन से आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो पहले मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आप देखते रहे और बिल्कुल एक एक चीज करवा रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको ऑर्डर में 3rd चैप्टर का है तो 3.1 3.2 इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल सीरीज पता रहेगा कि कौन सा लेक्चर देख लिया, पूरा चैप्टर बिल्कुल एक ऑर्डर, तो क्लियर होगा। और टेंशन नहीं लेना, आपको फ्री माइंड होकर पढ़ना है, समझ गए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। टेंशन जो होती है, एक चीज ध्यान रखो, टेंशन जो होती है हमारे जो कैपेसिटी होती है उसको कम कर देती है। आपने बहुत बार देखा होगा, आप स्कूल में एग्जाम दिए हैं, इतने बार दिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम आप 10th में दे चुके हैं, आपने कई बार 9th में दिए एग्जाम, फाइनल एग्जाम, आपने क्या देखा, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, आंसर ही नहीं आ रहा, पढ़ा है आंसर नहीं आ रहा है, मतलब पता है यार ये तो पढ़ा है करा है और इसको तो यार मेरे को आता था, पता नहीं क्यों दिमाग से स्लिप हो जा रहा है, अब नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, नहीं आया आंसर उसका, बाहर आ गए एग्जामिनेशन रूम से, जैसे ही बाहर आए अरे बोले ये तो याद आ गया, ये तो बिल्कुल आसान था, अब बिल्कुल पूरा सब कुछ आ गया, बिल्कुल लास्ट आंसर भी याद आ गया, ऐसा कैसे हो गया भाई, आप भी वही थे, पेपर भी वही था, क्वेश्चन भी वही था, रूम के अंदर तो याद नहीं आ रहा, रूम के बाहर आते ही बिल्कुल याद आ गया, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो आप पर स्ट्रेस था, एग्जाम का स्ट्रेस, कि अरे यार ऐसे एग्जाम है हमारा, तो वो स्ट्रेस क्या कर देता है, सोचने की कैपेसिटी को कम कर देता है, हमारी मेमोरी को क्या प्रेशराइज कर देता है, तो इसलिए याद नहीं आ रहा। जैसे ही बाहर आए अब क्या हुआ, बोले अब तो पेपर दे ही दिया, अब तो फ्री हो गए, अब तो कुछ है नहीं, अब तो पेपर तो दे दिया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो वहां पर क्या होता है, बाहर निकलते फ्री हो जाता दिमाग, जैसे फ्री होता है एकदम एक्टिवेट हो जाता दिमाग, सारे रिएक्शन शुरू हुए दिमाग में, अरे समझ में आ रहे यार ये तो इसका टेंशन, ये इसको ऐसे करना है, केमिस्ट्री है तो इसकी रिएक्शन ऐसे करना है, तो यही तो चीज है। इसलिए जब भी आप एग्जामिनेशन रूम में जाएं बिल्कुल फ्री माइंड हो गए, ये सोचना अब हम यहाँ आ गए, हमने जितना एफर्ट करा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम टेंशन में आए तो क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और अगर हम फ्री माइंड होकर बैठेंगे तो थोड़ी देर बैठना है, बिल्कुल शांत बैठना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, फिर उसको करना है। तो ये हमें एग्जाम में कभी एग्जाम का प्रेशर मत फील करो, अगर आपके दिमाग में एग्जाम का प्रेशर आया, अब ऐसा होता है जनरली प्रेशर तो हो ही जाता है, प्रेशर तो नॉर्मल हो, लेकिन उसको नेगलेक्ट करना, अपने को समझाना, मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेट, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर एक सेल लिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये हमारा एक सेल है, ईएमएफ क्या है E प्लस माइनस, फिर दूसरा सेल ले लिया हमने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R और ईएमएफ है E, और फिर इसके बाद क्या कर दिया मैंने, यहां पर ऐसे करके ऐसे डैश 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 कर दिया, और यहां पर मैंने एक और सेल लगा दिया। अब कितने सेल लगाए हैं अभी आपसे मैं पूछता हूं, मैं भी प्लस ही लगा दिया माइनस, देखो देखने में तो आपको लग रहा होगा 3, लेकिन आप 3 नहीं बोलना, आप क्या बोलोगे कि ये n सेल्स लगे, n क्यों बोले, एक सेल ये एक सेल ये, फिर हमने डैश डैश लगाया ना बीच में, कि इसके बीच में क्या बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, तो ये पैरेलल में n सेल्स, देखने में लग रहा है 1 2 3 नहीं, लेकिन n सेल्स है, हर सेल का ईएमएफ सेम है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और इससे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे करके लगा दिया। क्वेश्चन ये होगा कि आपको वो ये सेटअप दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको n सेल्स पैरेलल में लगा दिए, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के, उससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया, बताओ क्या कंडीशन होगी, आप इससे मैक्सिमम करंट ले सकते हो, क्या होगा इससे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, कैसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको कंडीशन बतानी, जैसे हमने पहले बताया था ऐसे इसमें बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज आप क्लियर, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम इस कॉम्बिनेशन की टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको निकाल लेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो पैरेलल में आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि एक सेल का
ईएमएफ 5 वोल्ट है। पहले तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग बताता हूं। एक सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट है और 10 सेल पैरेलल में लगा दिए, 10 सेल पैरेलल में लगा दिए, एक सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट का। बताओ टोटल ईएमएफ कितना होगा या नेट ईएमएफ कितना होगा? तो कितना होगा बताओ, कितना होगा? कितना होगा? 5 ही रहेगा। अब आप बोले ये 5 कैसे? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बढ़ते ही नहीं है। पैरेलल में क्या बढ़ता? करंट, तो वो 5 ही वोल्ट दिखाएगा। अगर पैरेलल में आपने 5 वोल्ट का एक सेल लिया और ऐसे 10 सेल पैरेलल में लगा दिए और फिर उनके वोल्टेज मेजर करें तो वो 5 वोल्ट ही दिखाए। जैसे मान लो हमारे पास ये है 3 सेल लगे, ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट का 5 वोल्ट का, फॉर एग्जाम्पल आप यहां मेजर करो, ये पैरेलल में लगे हैं तो 5 ही दिखाएंगे, जबकि है तो अभी 3 लगे हुए हैं। अगर हम 3 बोल रहे हैं, वैसे तो ये n सेल्स हैं, हमने मान लिया 3 लगे तो 5। पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते, तो ये ध्यान रखना। अगर एक सेल का ईएमएफ ई है और n सेल्स पैरेलल में लगे हैं तो जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा, टोटल ईएमएफ वो कितना हो जाएगा? वो ई के बराबर। टोटल ईएमएफ सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में जल्दी नहीं पूछते, क्योंकि सीरीज में क्यों नहीं पूछते? वो उन्हें पता है, उन्होंने कहा एक सेल 5 वोल्ट का है, 10 सेल लगे हैं सीरीज में, तो बच्चा क्या अगर गैस वर्क भी करेगा तो कहेगा एक सेल 5 वोल्ट का 10 लगे हैं सीरीज में, तो 5 × 10 कर दो, 50 आएगा, 50 होएगा वो। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में लगता है 10 सेल लगे हैं पैरेलल में और एक सेल 5 वोल्ट का है। अब उन्होंने बोल दिया मतलब उसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, पूछा कितना आएगा, तो वो क्या लिखना है? 5 ही लिखना है। बात ये, तो इसलिए ई ही लिखना है, सिंगल सेल का ही। अब बात करें रेजिस्टेंस, तो भाई देखो रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होंगी तो आपने 10th में ही पढ़ा है। क्या करते हैं? उनका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेना, बड़ा आसान सा है। 1/RP ये पैरेलल में लगी, तो एक रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू कितनी है? R। दूसरी है तो उसकी ले लिया R, ऐसी तीसरी चौथी जितनी भी होंगी इस तरीके से हम करते जाएंगे, ऐसे डैश 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 अप टू कितनी है? एक और लिख देता हूं मैं, 1/R, कितना भी लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और अप टू n। हमने मान लिया इस तरीके से पैरेलल में कितने सेल्स लगे? n सेल्स लगे, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डैश डैश अप टू n। जितनी बार, मतलब अगर 3 लगे तो 3 को लिख दो, 4 लिखे तो 1/R इसमें 4 बार लिख दो, 5 है तो 5 बार लिख दो। इसका मतलब n का मतलब जितने सेल लगे उतनी बार 1/R लिखना है। n का मतलब क्या होगा? जितने सेल लगे पैरेलल में उतनी बार लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा R। अब इस R को इस R से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस डैश 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 अप टू n। अब इसको जोड़कर आएगा n/R। अब इसको समझना देखो, इसमें क्या होता है, यहां बच्चों कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो बच्चों आप इसको समझें कि ये n/R कैसे आ गया। अब आपको लग रहा होगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको सबको n में ऐड कर दिया। भाई n में ही तो ऐड कर रहे हैं, तब भी आया n का n ही। मतलब जैसे मान लो 5 अब लग रहा है, मान लो 5 सेल हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर 5 बार लिखा तो 5 प्लस ऐसा आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है देख के 5 प्लस n आना चाहिए था, लेकिन आया तो n। तो उसका देखो रीजन समझ लो, बहुत आसान सा है, इसको मैं यही छोड़ के बताता हूँ। मान लो 3 सेल लगे हुए हैं तो आपने क्या लिखा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3 की बार। अगर 5 लगे होते तो 5 बार लिख देते, ऐसे तो करते आप। और यहाँ क्या रखेगा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऐसे जोड़। अब आपने नीचे क्या लिखा? R, और ऊपर क्या लिखोगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने? 3 बार लिखा है ना, तो 3 ही बार तो आएगा। इस R को इस R से डिवाइड करा, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा 1, इसलिए 3 बार आएगा, 1 1 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 3/R। तो जितने सेल लगे उतना ही तो है। 3 सेल लगे तो 3/R, 4 सेल लगेंगे 4/R, 5 लगेंगे 5/R, 50 लगेंगे 50/R। आएगा नहीं आएगा? तो इसीलिए जब हम बोल रहे हैं पैरेलल में n सेल्स लगे हैं तो इस सबको जोड़कर n/R ही तो आएगा। आप इससे कंफ्यूज ना हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कहां चला गया? n सेल्स लगे तो टोटल n/R ही आएगा। आप इससे समझें, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम रब कर देते हैं। अब मैं उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत होती है मैं बताता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब इसको क्या कर, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, पलट दो। RP डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, कहते पटक दो। पटक दो क्या होता है? ऊपर से नीचे।
तो ऐसे कर दो, ऊपर वाले को नीचे लो, नीचे वाले को ऊपर बचा दो, तो आर पी रेसिप्रोकल कर दो तो क्या जगह आर अपॉन एन। अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं, ये शॉर्ट फॉर्मूला भी है कि अगर एन रेजिस्टेंस यानी कि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगी है और पैरेलल में लगी और सबकी वैल्यू सेम है और उनकी आपको टोटल रेजिस्टेंस या नेट निकालनी, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लिया फॉर एक एग्जांपल भी देके समझाता हूं, 10 रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल में, 10 रेजिस्टेंस और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। आपसे बोला जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस बताओ या नेट रेजिस्टेंस, तो कितना बोला 10 रेजिस्टेंस। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 5, तो आर क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 और कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है 10, 10 रेजिस्टेंस लगी, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगी 10 और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। कहा पैरेलल में लगी है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 1/2 यानी कि हाफ ओम, ये डायरेक्ट आया। ये सिर्फ उसी के लिए है कि पैरेलल में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगी है और सबकी वैल्यू सेम, अगर वो अलग अलग वैल्यू है तब ये नहीं लग पाएगा, ये क्लियर कर दो, तब नहीं लग पाएगा सेम के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे देखो दूसरी चीजें भी समझते जाना, ऐसे कोई छोटी छोटी चीजें आती है हमारे लिए आगे के लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये हमारी आ गई आरपी, आ गया हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया हमारा, बात समझ में आया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप इसको नोट कर लें कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया और टोटल ईएमएफ कितना है, ईएमएफ तो ई के बराबर है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, आर अपॉन एन के बराबर, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, पॉज करके इसको नोट करें, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। तो आप नोट कर लें, तब मैं रब कर देता हूं। अब आपने देखा ये हमारा हो गया, दो चीजें आपने सीख ली कि भाई टोटल ईएमएफ कितनी हो गई और हमारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमारी कितनी हो गई आर अपॉन एन, यही तो हुआ, ठीक है, आर अपॉन एन हो गया। अब हमें वही फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या होता है, देखो करंट का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका, इससे जस्ट अभी सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में बताया, क्या बताया था, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ तो ये होगी हमारी ई और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस, तो एक तो ये लगी हुई है तो इसको लिख दो, ये आर कैपिटल आर है तो इसे पहले लिख दो और प्लस और इसको लिख दो आर अपॉन एन, ये आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में हम क्या करेंगे, पहला केस देखना। स्पेशल केसेस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस देखेंगे कि हमने क्या करना, आर जो है स्मॉलर देन आर अपॉन एन, बिल्कुल पहले ऐसा कि हमने इसको इससे स्मॉलर कंसीडर कर लिया। अब जिसे स्मॉलर कंसीडर करेंगे उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आया, ठीक। तो इसको नेग्लेक्ट करते तो हमारा आई कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा हमारा ई अपॉन, यही तो रह जाएगा आर अपॉन एन, तो आर अपॉन एन। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, ये आ गया। ये पहली कंडीशन लगाई हमने कि अगर आर की वैल्यू स्मॉलर देन आर अपॉन एन होगा तो क्या होगा, तो आई इतना आ जाएगा। अब दूसरा केस देख लो, सेकंड केस बड़ा आसान है। अब एक बार इसको नेगलेक्ट करा तो एक बार इसको नेगलेक्ट कर दो, आर अपॉन एन स्मॉलर देन आर। अब इस बार इसको नेगलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन आर। अब ये तो नेगलेक्ट हो गया पूरा आपका, जिसको मैंने बताया स्मॉलर कंसीडर करें उसे नेगलेक्ट कर देंगे, ये आ गया। अब एक एक्सप्रेशन आ गई। अब मुझे ये बताओ दोनों को देखकर किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा, इसमें आई की वैल्यू ज्यादा आएगी या इसमें। देखो सिंपल बात है, ई की वैल्यू पुट करोगे और आर, ई अपॉन आर निकालोगे, ये ई अपॉन आर को एन से मल्टीप्लाई करना, तो जो वैल्यू एन टाइम बढ़ जाएगी। इसमें ई अपॉन आर ही है, इसमें ई अपॉन आर ही है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको ज्यादा क्या मिलेगा, इस केस में आपको ज्यादा करंट मिलेगा। क्यों,
इस केस में कम क्यों रहेगा, इसमें आप खुद देख सकते हो इस r की वैल्यू तो पहले से ज्यादा है, तो ई r की वैल्यू जे जितना ज्यादा होगा उतना ही तो i कम होगा, ये पहले दे रखा है। और यहाँ पे क्या e अपॉन r को सॉल्व करके जो निकालोगे उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब हम इस चीज को अब एक्सप्लेन करेंगे, तो नोट जो लिखोगे आप वो इसके अकॉर्डिंग, इस पर जो क्वेश्चन का आंसर है लिखना है वो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है। अब क्वेश्चन बोले इस कॉम्बिनेशन से आपको मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा, तो बोलेंगे इन ऑर्डर टू हैव, बिल्कुल समझना, यही नोट लिखना है जो मैं बोल रहा हूं वो नोट लिखना है। इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन, in order to have maximum current from the parallel combination, external resistance should be smaller than total internal resistance। R upon N क्या है, ये देखो total internal resistance है, external resistance should be smaller than total internal resistance। तो external resistance की वैल्यू total internal resistance से कम होगी, ठीक है। कम का मतलब एक बार नहीं, अब कम में तो एक ही बार बोल दे रहे हैं, वैसे तो क्या है कम मतलब बहुत ज्यादा कम होगी उसकी बात करें, स्मॉलर है ना, छोटी होगी तो वैल्यू कम होगी। इतना गया। अब एक चीज आप देखो कितना आसान है, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का कर रहे हैं तब मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तब मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, मतलब एक में ज्यादा एक में कम है। आसान कितना, एक याद कर लो, सीरीज वाला याद कर लो या पैरेलल वाला। सीरीज में क्या था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तब मैक्सिमम करंट मिलेगा, अब ज्यादा होगी तो किससे ज्यादा होगी, वही पता होना चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब ज्यादा करंट मिलेगा। तो ये उम्मीद है समझ में आएगा। अब इसके बाद एक और करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और कराऊंगा मिक्स ग्रुपिंग। तो मिक्स ग्रुपिंग में कराऊंगा तो आपको आसान समझ में आ रहा होगा। मिक्स ग्रुपिंग में कैसे मिलेगा, मिक्स ग्रुपिंग का मतलब होता है कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए कुछ पैरेलल में लगे हुए, यानी पैरेलल भी कॉम्बिनेशन होगा सेल का और सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तब वो पूछेंगे बताओ मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगा, तो बड़ा आसान सवाल आंसर हो गया इसका। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर की वैल्यू ज्यादा थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम हो गई तो ज्यादा करंट, तो मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तब मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये मैंने तीनों एक साथ एक ऑर्डर में आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे, बड़ा आसान सा है, एक में ज्यादा एक में कम एक में बराबर, इस तरीके से याद रखो तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। हर चीज का ट्रिक बना लो, कोई भी चीज आप याद करते हो तो कोई जैसे वैल्यू है तो किसी की डेट ऑफ बर्थ से, किसी की हाइट से, किसी के और कोई बहुत सारी डेट्स होती हैं अपने, किसी के फोन नंबर से, बहुत सारे तरीके होते हैं उनको याद है, तो किसी भी तरीके से आप उसको किसी से रिलेट करके याद कर लिया करो तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, और ये तरीका होता है याद करने का, ठीक है ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और आपको अच्छा लगा वो लेक्चर तो आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, छोटी सी भी प्रॉब्लम है, तो टेंशन कतई ना लें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर मैं कोई लेक्चर बना दूं। अगर कोई छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं किसी लेक्चर में ही उसका आंसर दे दूंगा अपने, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका टॉपिक बड़ा होगा तो मैं उस पर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का लेक्चर ये फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा टॉपिक होगा। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था, इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपने पढ़ लिया। यहाँ पर एक बार सीरीज वाली कंडीशन, एक बार पैरेलल की, तो अगली बार क्या होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स ग्रुपिंग होगी, उसको करेंगे। तब तक कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और टेंशन कतई ना लें।